Welcome to the class Learn with Amrita ma'am. Today, after a long time, I'm posting one video. तो chapter number 2 Russian Revolution उसे continue करते हुए let's start with a new topic, a turbulent time, the 1905 revolution. ये भी एक बहुत important topic है. तो इस video में I'll be explaining this particular topic. Russia was an autocracy. Unlike other European rulers, the Tsar was not subject to parliament. रशिया भी क्या था? ऑटोक्रेसी था. एक सिंगल डिक्टेटरशिप पे वो चल रहा था और जो सार था अभी तक वो भी पार्लियामेंट के अंडर में नहीं था, उसका ही रूल चल रहा था वहाँ पे. तो इट वॉज स्टिल अ ऑटोक्रेसी. Liberals, together with the Social Democrats and the Socialist Revolutionaries, they worked with peasants and workers during the Revolution of 1905. इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि peasants और workers का बहुत ज़्यादा exploitation हो रहा था. उनके हेल्प आउट के लिए लिबरल्स आगे आए थे. तो अब लिबरल्स सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के साथ मिलके पीजेंट्स और वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं. और जिस रिवॉल्यूशन में वो लोग मिलके काम कर रहे हैं उसी रिवॉल्यूशन को हमने नाम दिया है रिवॉल्यूशन ऑफ 1905. इस रिवॉल्यूशन की डिमांड थी कि नाउ दे वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब उनको किंग रूल ख़त्म करना है एंड दे वांट टू हैव अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बेस पे उनकी कंट्री क्या होगी, आगे जाके गवर्न होगी. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके हिसाब से कंट्री जो है वो रूल होती है, गवर्न करती है. उसी हिसाब से नाउ दे ऑल्सो वांट अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बेस पे वो आगे फ्यूचर में अपनी कंट्री को क्या कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं. इनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे नेशनलिस्ट हैं और जैडिडिस्ट हैं. जैडिडिस्ट एक टर्म है जो कि मुस्लिम रिफॉर्मर्स के लिए यूज़ किया गया है. ये विद इन रशिया अपने इस्लामिक रिलीजन को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं. तो लिबरल्स अकेले नहीं थे, इनके साथ बहुत लोगों का सपोर्ट था और बहुत लोगों के सपोर्ट के साथ अब ये क्या कर रहे हैं, अपने रिवॉल्यूशन में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं. 1904 बैड ईयर फॉर रशियन वर्कर्स. अब इसका भी रीज़न है कि 1904 का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी बैड था रशियन वर्कर्स के लिए. उसके रीज़न्स हैं. पहला रीज़न है कि जो प्राइसेस थे, जो एसेंशियल गुड्स होती है, जो आपके बेसिक नेसेसिटी वाले गुड्स होते हैं, उसके प्राइसेस इतनी ज़्यादा जल्दी बढ़ रहे थे कि जो रियल वेजेस थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई थी. 20% से इट वॉज डिक्लाइंड. द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज. और जो मेंबरशिप थी वर्कर्स एसोसिएशंस के, एसोसिएशन से ग्रुप होते हैं जो उस समय पे बन रहे थे, जो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे. तो इसकी मेंबरशिप में वर्कर्स एसोसिएशन के नंबर्स जो है वो दिन पर दिन इंक्रीज़ हो रहा था. इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है. when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works. इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. एक रशियन वर्कर्स की असेंबली थी, उसके 4 मेंबर्स थे और ये जो असेंबली थी इसका फॉर्मेशन हुआ था 1904 में. इसके 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया गया था और जिस प्लेस से उनको डिसमिस किया गया था उसका नाम है पुटिलव आयरन वर्क्स. यहाँ से इनके डिसमिशन के बाद इसके लिए इंडस्ट्रियल एक्शन का कॉल आ गया था. मतलब उनकी डिमांड थी कि डिसमिस करने के लिए मतलब क्या था, उनके पास ग्राउंड्स क्या है, उसके लिए उन्होंने एक इंडस्ट्रियल एक्शन की डिमांड की थी. ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक. 2 इंडस्ट्रियल एरियाज थे उस टाइम पे, एक सेंट पीटर्सबर्ग था, एक मॉस्को था. तो अगले कुछ दिन में 110,000 वर्कर्स जो थे सेंट पीटर्सबर्ग में, वो सबके सब स्ट्राइक पे चले गए थे. स्ट्राइक मतलब धरने पे, प्रोटेस्ट करने, क्योंकि उनकी डिमांड जो थी वो पूरी नहीं हो रही थी. और क्योंकि उनके 4 मेंबर्स को बिना किसी वैलिड ग्राउंड्स के बेसिस पे उनको डिसमिस कर दिया गया था, तो उनके फेवर में बहुत सारे वर्कर्स थे जो कि स्ट्राइक पे चले गए थे. अब रीजंस क्या थे स्ट्राइक के? अब इनकी कुछ डिमांड्स थी. उन डिमांड्स को हमने कैटेगराइज किया है 3 पार्ट्स में. पहला रीज़न है स्ट्राइक का कि वो रिडक्शन चाहते हैं वर्किंग आवर्स में. जो वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे अब वो चाहते हैं कि वो कम हो जाए 8 आवर्स में. सेकंड था कि वेजेस जो डिक्लाइन हुई थी 20% से, वो चाहते हैं कि वेजेस भी बढ़ जाएं. और तीसरा है कि जो भी वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसमें वो इम्प्रूवमेंट चाहते थे. तो ये रीजंस को लेके उन्होंने एक बैकग्राउंड सेट किया कि हाँ हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं और हमारे स्ट्राइक के ये पर्टिकुलर रीजंस हैं. फिर ये जो प्रोसेशन था, ये जो वर्कर्स का पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, इसको लेड करने वाले जो एक पर्सनालिटी है उनका नाम है फादर गैपन. ये लोग गए थे विंटर पैलेस. जैसे ही विंटर पैलेस ये लोग पहुँचे थे, इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोसैक्स. जैसे ये पूरा
जो एक ग्रुप था जो स्ट्राइक पे था, जिनको लीड करने वाली पर्सनालिटी फादर गैपन है, ये जैसे ही विंटर पैलेस से पहुंचते हैं, इनको पुलिस और कोसैक्स ने क्या किया, अटैक किया। इन दिस अटैक 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वर वुंडेड। तो ये कोई अटैक कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, इसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो गई थी और इसमें 100 वर्कर्स जो थे उनको मार दिया गया था और 300 वर्कर्स जो थे वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। ये इंसिडेंट जिसको हम लोग ब्लडी संडे बोलते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स की शुरुआत हुई थी जिनको हम लोग बोलते हैं 1905 रिवॉल्यूशन। ये पूरा जो सीरीज़ है इवेंट्स का, इसको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं 1905 रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ, स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। अभी जो एक लिमिटेड एरिया तक था, सेंट पीटर्सबर्ग के वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे गए थे, अब जो स्ट्राइक थी वो पूरी कंट्री में क्या हो गई थी, स्प्रेड हो गई थी। हर जगह स्ट्राइक लोग अपना प्रोटेस्ट वगैरह, अपना एक्सप्रेशंस अपना रिवील कर रहे थे। Universities closed down when students staged walkouts complaining about the lack of civil liberties. यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई थी क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे वो यूनिवर्सिटी से वॉकआउट कर ले रहे थे। वॉकआउट करने का उनका रीज़न था कि उनके पास लिबर्टी नहीं है। ये ग्राउंड देते हुए वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को वॉकआउट कर रहे थे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हो गई थी। उसके बाद लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अदर मिडिल क्लास वर्कर्स इस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद एक जो एजुकेटेड क्लास है, जिसमें लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बाकी मिडिल क्लास वर्कर्स हैं, इन्होंने अपना एक यूनियन इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है यूनियन ऑफ यूनियंस। और इनकी एक डिमांड थी कि नाउ दे वांट अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहाँ पे अब जो इलेक्शन होगा उसके बेस पे उनकी गवर्नमेंट होगी और किंग का जो रूल है वो फाइनली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब इनका एक डिमांड है। ड्यूरिंग द 1905 revolution, Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament और ड्यूमा। ड्यूमा पार्लियामेंट का एक सिनोनिम है। 1905 के रिवॉल्यूशन में सार ने इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा के क्रिएशन को अलाउ कर दिया था। अब सार ने बोल दिया था ठीक है, किंग रूल ख़त्म होगा और अब जो है वो ड्यूमा और पार्लियामेंट का क्रिएशन होगा। तो इस सीरीज़ में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला ड्यूमा बना था वो 75 डेज़ के अंदर ही क्या हो गया था, डिसमिस हो गया था। सेकेंड ड्यूमा जो था उसे सार ने री इलेक्ट किया था 3 मंथ्स के अंदर। अब सार का क्या है, वो नहीं चाहता है कि कोई भी क्वेश्चनिंग हो उसकी अथॉरिटी पे कि ड्यूमा कैसे काम कर रही है, क्या उसकी फंक्शनिंग है, उस पर कोई भी क्वेश्चनिंग करे या कोई भी उसकी पावर में रिडक्शन आए। इसलिए उसने क्या किया, वोटिंग लॉस को चेंज कर दिया। और अब जब उसने थर्ड ड्यूमा इलेक्ट किया है उसमें उसने सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को पैक कर दिया, जो कि पुराने टाइम के है, जो उसका क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और उसके पावर में कोई भी कमी आने नहीं देंगे। इसकी वजह से उसने लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज को क्या किया था, बाहर रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डर था कि अगर ड्यूमा का क्रिएशन हो जाएगा तो उसके पावर में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इसलिए उसने क्या किया, थर्ड ड्यूमा में सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को जगह दे दी और जितने भी लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज थे उनको क्या किया, बाहर रख दिया। तो ये था 1905 रिवॉल्यूशन। इसमें ब्लडी संडे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो जो विंटर पैलेस का इंसिडेंट है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे और उनको विंटर पैलेस पे पुलिस और कोसैक्स ने अटैक किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक के रीजंस उन्होंने क्या दिए थे, पहला था कि उनको वर्किंग डे में 8 आवर्स का रिडक्शन चाहिए, उसके बाद उनको वेजेस में इंक्रीमेंट चाहिए और लास्ट में था कि उनको अपनी वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट चाहिए। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1905 रिवॉल्यूशन में ही सार ने ड्यूमा के क्रिएशन को क्या किया था, सैंक्शन किया था। उसके 3 फैक्ट्स हैं। फर्स्ट ड्यूमा जो कि डिसमिस हुआ था 75 डेज़ में, सेकेंड ड्यूमा जो री इलेक्ट हुआ था 3 मंथ्स के अंदर। फिर सार को कहीं ना कहीं डर था कि उसके पावर के में रिडक्शन हो सकता है, तो उसने जो थर्ड ड्यूमा बनाया था उसमें सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को स्पेस दे दिया गया था। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो अभी भी बाहर रखे हुए थे। तो अभी भी पूरी तरह से यहाँ पे पार्लियामेंट्री रूल नहीं आया था, पर एक जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं तैयार हो गया है। तो दिस वॉज योर 1905 रिवॉल्यूशन।